एक जमाने की बात है। एक आदिल और ताकतवर बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह का नाम सुल्तान रहमान था, जिसकी शोहरत न सिर्फ एक बहादुर हुक्मरान के तौर पर दूर दूर तक फैली हुई थी, बल्कि वो इल्म और हिकमत का भी एक सच्चा सरपरस्त था। इसके वसी व अरीज दरबार में हर वक्त बड़े बड़े आलम, फाजिल, शायर और दानिश्वर हाजिर रहते थे, जो अपनी अपनी फहम फरासत से महफिल को रौनक बख्शते थे। लेकिन इन तमाम साहिबाने इल्म में एक शख्स ऐसा था जो अपनी गैर मामूली जहानत और मुस्तकबिल की पेशबीनी की सलाहियत की बदौलत बादशाह का सबसे मोतमद और करीबी मुशीर बन चुका था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सल्तनत का वजीर आजम फजलुर रहमान था। फजलुर रहमान की जहानत के किस्से जुबान ज़दे आम थे और लोग उसकी हाजिर जवाबी और मसाइल को जड़ से हल करने की सलाहियत पर हैरान थे। वो एक ऐसा शख्स था जिसकी राय को न सिर्फ बादशाह कदर की निगाह से देखते थे, बल्कि सल्तनत के अहम तरीन मामलात में भी इसकी दानिशमंदी पर भरोसा किया जाता था। उसकी शख्सियत में एक खास किस्म की कशिश थी, जो इल्म और तजर्बे के इम्तजाज से पैदा होती थी। उसकी गुफ्तगू में ठहराव और इस्तेदलाल की गहराई होती थी, जिसकी वजह से हर कोई उसकी बात गौर से सुनता था। वजीर की जहानत की पहचान। एक शाही इस्तफसार। एक दिन जब बादशाह सुल्तान रहमान अपने खास दरबार में बैठे हुए थे और सल्तनत के मुख्तलिफ अमूर पर गौर व फिक्र कर रहे थे, तो उनकी नजर अपने वजीर आजम फजलुर रहमान पर पड़ी, जो हस्बे मामूल अदब से एक तरफ खड़े थे। बादशाह ने अपने वजीर को मुखातिब करते हुए एक सवाल पूछा, जिसमें उनके दिल में मौजूद एक तजस्सुस झलक रहा था। फजलुर रहमान, तुम्हारी जहानत की वजह से तुम्हें हर कोई सराहता है। आम खास सभी तुम्हारी अक्ल फरासत के गिन गाते हैं। क्या तुम वाकई इतने ही ज़हीन हो जितना लोग कहते हैं? क्या ये महज एक शोहरत है या हकीकत में तुम्हारी अक्ल इस कदर बुलंद है? मैंने लोगों को तुम्हारी मुश्किल कुशाई और फौरी फैसलों की तारीफ करते सुना है, लेकिन मैं खुद उसका बराह रास्त तजर्बा करना चाहता हूँ। वजीर आजम फजलुर रहमान ने बादशाह के इन अल्फाज को निहायत तहम्मुल और एहतराम से सुना। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जो उनकी गहरी सोच और एतमाद को जाहिर कर रही थी। उन्होंने निहायत अदब से जवाब दिया, मेरे आली मर्तबत सुल्तान, ये आपकी बंदा परवरी और रियाया की मोहब्बत है कि वो मुझे इस कदर सराहते हैं। मैं खुद को इतना बड़ा दानिश्वर नहीं समझता, लेकिन ये जरूर अर्ज करूंगा कि जहानत का असल इम्तिहान आसान हालात में नहीं, बल्कि मुश्किल और पेचीदा सूरत हाल में होता है। जब मसाइल घेरे में ले लेते हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब अक्ल दानिश ही रहनुमाई करती है। अगर आप चाहें तो मुझे किसी भी किस्म की आजमाइश में डाल सकते हैं, ताकि आप खुद मेरी फहम फरासत का अंदाजा लगा सकें। मुझे यकीन है कि आपकी रहनुमाई और अल्लाह की मदद से मैं हर इम्तिहान में पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। बादशाह सुल्तान रहमान को अपने वजीर का ये जवाब बहुत पसंद आया। उन्हें उसकी खुद एतमादी और चैलेंज को कबूल करने की आमादगी ने मुतासर किया। उन्होंने फैसला किया कि वो वाकई अपने वजीर की अक्ल दानिश का इम्तिहान लेंगे और देखेंगे कि वो अपनी शोहरत के मुताबिक साबित कदम रहते हैं या नहीं। बादशाह की पहली आजमाइश, एक मुअम्मे का चैलेंज। बादशाह ने एक दिन अपनी सल्तनत में एक आम ऐलान करवाया कि वो तमाम दानिश्वरों, आलिमों और साहिबाने अकल के सामने एक पेचीदा मुअम्मा पेश करेंगे। जिस किसी ने भी इस मुअम्मे का दुरुस्त और तसल्ली बख्श जवाब दिया, उसे शाही खजाने से एक गिरान कदर इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद सल्तनत के दूर दराज इलाकों से भी इल्म के प्यासे और अपनी जहानत पर नाज करने वाले अफराद दरबार में जमा होने लगे। जब सब जमा हो गए तो बादशाह ने अपना मुअम्मा पेश किया, जो बज़ाहिर सादा लेकिन गहराई में बहुत पेचीदा था। वो कौन सी चीज है जो सुबह के वक्त आहिस्ता आहिस्ता चलती है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है उसकी रफ्तार तेज होती जाती है। दोपहर को वो अपनी पूरी आबोताब के साथ हरकत करती है, फिर जब शाम ढलने लगती है तो वो थक जाती है और उसकी रफ्तार सुस्त पड़ जाती है, और आखिरकार जब रात आती है तो वो मुकम्मल तौर पर सो जाती है। ये मुअम्मा सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बड़े बड़े उलमा और दानिश्वर अपनी अपनी फहम के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी ऐसा जवाब न दे सका जो बादशाह को मुतमईन कर सके। किसी ने कहा कि ये सूरज की हरकत है, लेकिन सूरज तो रात को गायब हो जाता है, सोता नहीं। किसी ने दरिया का बहाव बताया, लेकिन दरिया तो रात दिन बहता रहता है। इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ कियास आराइयां की, लेकिन किसी का भी जवाब मुअम्मे के तमाम पहलुओं पर पूरा नहीं उतरता था। आखिरकार जब तमाम दानिश्वर अपनी अपनी कोशिशों से मायूस हो चुके थे, तो वजीर आजम फजलुर रहमान आगे बढ़े और निहायत अदब से बादशाह को मुखातिब किया, मेरे आका, अगर इजाजत हो तो मैं इस मुअम्मे का जवाब अर्ज करूं। बादशाह ने उन्हें इजाजत दी और फजलुर रहमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे आलीजा, ये चीज इंसान की सांस है।
गौर फरमाइए कि जब इंसान सुबह बेदार होता है तो उसकी सांसें हल्की और आहिस्ता होती हैं। जैसे जैसे वो अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों में मसरूफ होता है, दोपहर के वक्त उसकी सांसें तेज और गहरी हो जाती हैं। फिर जब शाम ढलने लगती है और जिस्म थक जाता है तो सांसों की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाती है और आखिरकार जब इंसान रात को सो जाता है तो इसकी सांसें बहुत गहरी और पुरसुकून हो जाती हैं, गोया वो सो गई हों। बादशाह सुल्तान रहमान अपने वजीर के इस जवाब को सुनकर बहुत खुश हुए और बेइख्तियार उनकी जहानत को सलाम किया। उन्होंने महसूस किया कि फजलुर रहमान वाकई एक गैर मामूली फहम फिरासत के मालिक हैं। दरबार में मौजूद दीगर दानिश्वर भी इस जवाब की मंतिक और गहराई को तस्लीम किए बगैर न रह सके। दूसरी आजमाइश, एक खाली थैली को भरना। बादशाह ने अपने वजीर की जहानत का एक और इम्तिहान लेने का इरादा किया। अगले दिन इन्होंने वजीर को अपने पास बुलाया और उसे एक खाली थैली देते हुए कहा, फजलुर रहमान, मैं तुम्हें एक और काम सौंपता हूँ। ये एक खाली थैली है, तुम्हें इसमें ऐसी चीज भरनी है जो देखने में बिल्कुल खाली लगे लेकिन दर हकीकत वो बहुत कीमती और अनमोल हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी अकल इस मौमे को कैसे हल करती है। वजीर ने वो खाली थैली बादशाह के हाथ से ली और कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गए। दरबार में मौजूद दीगर लोग भी तजस्सुस से उनकी तरफ देख रहे थे कि वो इस नामुमकिन काम को कैसे अंजाम देंगे। थोड़ी देर बाद फजलुर रहमान ने एक शमा मंगवाई। जब शमा लाई गई तो उन्होंने उसे रोशन किया और फिर उस रोशन शमा को उस खाली थैली के अंदर रख दिया। उसके बाद उन्होंने बादशाह की तरफ देखा और कहा, मेरे आका, इस थैली में अब रोशनी भर गई है। अगरचे ये देखने में अब भी खाली लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके अंदर एक ऐसी चीज मौजूद है जिसकी कीमत बेहिसाब है। रोशनी इल्म की अलामत है, हिदायत की निशानी है और ये किसी भी मादी चीज से कहीं ज्यादा कीमती है। बादशाह सुल्तान रहमान अपने वजीर की इस हाजिर जवाबी और गहरी मानवियत से भरपूर जवाब पर हैरान रह गए। उन्होंने फजलुर रहमान की अक्ल दानिश की एक बार फिर दाद दी और महसूस किया कि उनका वजीर वाकई एक नादिर रोजगार शख्स है। तीसरी आजमाइश, 3 नामुमकिन कामों का चैलेंज। बादशाह ने अब अपने वजीर को मजीद मुश्किल और बज़ाहिर नामुमकिन काम सौंपने का फैसला किया। उन्होंने फजलुर रहमान को 3 ऐसे काम करने को कहा जो आम हालात में मुमकिन नजर नहीं आते थे। 1, ऐसा खाना बनाओ जो खाने के बाद भूख को और ज्यादा बढ़ा दे, कम न करे। 2, ऐसा पानी पियो जिससे प्यास बुझने की बजाय और ज्यादा लगे। 3, ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा दुश्मन भी खुश हो जाए। ये तीनों काम सुनकर दरबार में मौजूद लोग हैरान रह गए कि आखिर कोई ऐसा खाना कैसे बना सकता है जो भूख बढ़ाए, या ऐसा पानी कैसे पिया जा सकता है जिससे प्यास और तेज हो जाए, और सबसे बढ़कर ये कि कोई ऐसा काम कैसे किया जा सकता है जिससे दुश्मन भी खुश हो जाए। वजीर आजम फजलुर रहमान ने इन तीनों नामुमकिन कामों को निहायत संजीदगी से सुना और फिर अपनी फितरी जहानत से इनका हल पेश किया। 1, पहले काम के लिए वजीर ने नमकीन मिर्चों से तैयार करदा एक खास किस्म का खाना पेश किया। जब बादशाह ने वो खाना खाया तो उसका जायका इतना तेज और नमकीन था कि इससे उनकी भूख तो मिट न सकी, अलबत्ता उन्हें और ज्यादा भूख महसूस होने लगी। इस तरह वजीर ने ऐसा खाना पेश किया जो खाने के बाद भूख बढ़ा दे। 2, दूसरे काम के लिए वजीर ने बादशाह को नमकीन चने खिलाए और उसके बाद पानी पेश किया। जब बादशाह ने वो नमकीन चने खाए तो उनकी प्यास और बढ़ गई और जब उन्होंने पानी पिया तो उन्हें उसकी कदर कीमत और ज्यादा महसूस हुई। इस तरह वजीर ने ऐसा पानी पिलवाया जिससे प्यास बुझने की बजाय और ज्यादा महसूस हुई। 3, तीसरे काम के लिए इस काम के लिए वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि वो अपने एक देरीना और ताकतवर दुश्मन को माफ कर दे। जब बादशाह ने अपने वजीर के मशवरे पर अमल करते हुए अपने दुश्मन को माफ कर दिया और उसके साथ सुलह कर ली तो वो दुश्मन इस गैर मुतवक्के रहम दिली और फराख दिली पर बहुत खुश हुआ। इस तरह वजीर ने एक ऐसा काम किया जिससे बादशाह का दुश्मन भी खुश हो गया। बादशाह सुल्तान रहमान अपने वजीर की इस गैर मामूली जहानत और मसाइल को हल करने की अनोखी सलाहियत पर बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने महसूस किया कि फजलुर रहमान की अकल वाकई किसी आम इंसान की फहम से कहीं बालातर है। चौथी आजमाइश, एक झूठे ख्वाब का इम्तिहान। एक दिन बादशाह सुल्तान रहमान ने अपने वजीर फजलुर रहमान को एक और मुश्किल सूरत हाल में डालने का फैसला किया। उन्होंने लहजे में कहा, फजलुर रहमान, कल रात मैंने एक बहुत ही परेशान कुन ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब में देखा कि तुमने मेरे खिलाफ बगावत कर दी है और मेरी सल्तनत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। इस ख्वाब ने मुझे बहुत मुस्तरब कर दिया है। मैं तुम्हें इस जुर्म की सजा जरूर दूंगा,
लेकिन अगर तुम अपनी मासूमियत को साबित कर सको तो मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा। बादशाह के इन अल्फाज को सुनकर वजीर फजलुर रहमान जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने फौरन निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, मेरे आली मर्तबत सुल्तान, अगर आप ख्वाब की बुनियाद पर किसी को सजा दे सकते हैं तो क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं अपना एक ख्वाब आपको सुनाऊं? कल रात मैंने भी एक ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि आपके मरहूम वालिद मोहतरम तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे अपनी सल्तनत का वली अहद मुकर्रर कर दिया है। वजीर का ये जवाब सुनकर बादशाह सुल्तान रहमान बेइख्तियार हंस पड़े। उन्हें फजलुर रहमान की हाजिर जवाबी और सूरत हाल को अपनी अकल से पलट देने की सलाहियत पर बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, तुम सच कहते हो फजलुर रहमान, ख्वाब तो महज ख्यालात का एक सिलसिला होते हैं और उन पर हकीकत की बुनियाद पर कोई अमल नहीं होना चाहिए। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ और तुम्हारी वफादारी पर मुझे कोई शक नहीं है। इस वाक़े से बादशाह को ये सबक मिला कि जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुँचना दुरुस्त नहीं है और अक्ल और दानिश से काम लेना हमेशा बेहतर होता है। 5वीं आजमाइश, वजीर की वफादारी का इम्तिहान। कुछ अरसे बाद बादशाह सुल्तान रहमान के दिल में एक बार फिर अपने वजीर फजलुर रहमान की वफादारी के बारे में एक खफीफ सा शक पैदा हुआ। वो ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई उनका वजीर हर हाल में उनका वफादार रहेगा या किसी लालच या खौफ की वजह से वो उनसे गद्दारी कर सकता है। उस मकसद के लिए बादशाह ने एक चाल चली। उन्होंने अपने एक खास और मोतमिद खादिम को बुलाकर हुक्म दिया कि वो खुफिया तौर पर वजीर फजलुर रहमान के पास जाए और उसे ये पैगाम दे, ए वजीर आजम, मैं तुम्हें एक अहम राज बताने आया हूँ। बादशाह सुल्तान रहमान तुम्हें कत्ल करने का इरादा रखते हैं। मुझे इस साजिश का इल्म हो गया है और मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। अगर तुम मेरी पेशकश कबूल करते हो तो मैं तुम्हें इस खतरे से महफूज रखूंगा। बादशाह के हुक्म के मुताबिक खादिम ने वजीर फजलुर रहमान के पास जाकर बिल्कुल वही पैगाम पहुँचाया, लेकिन वजीर फजलुर रहमान एक दाना और तजुर्बाकार शख्स थे। उन्होंने इस खादिम की बातों में आने की बजाय फौरन इस मामले की इत्तला खुद बादशाह सुल्तान रहमान को दी। जब बादशाह ने ये सुना तो वो हैरान रह गए और उन्होंने वजीर से पूछा, फजलुर रहमान, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब मेरी तरफ से तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान था? तुमने इस खादिम की बातों पर यकीन क्यों नहीं किया? वजीर फजलुर रहमान ने निहायत दानिशमंदी से जवाब दिया, मेरे आका, मैंने थोड़ी देर के लिए इस खादिम की बातों पर गौर किया। अगर आप वाकई मुझे मारना चाहते होते तो आप कभी भी इस तरह किसी और के जरिए पैगाम नहीं भेजते। आपका हुक्म खामोशी से नाफिज किया जाता और मुझे खबर भी न होती। ये सब ड्रामा और एक साजिश रचाना इस बात का वाज़े इशारा था कि ये आपकी तरफ से मेरी वफादारी को जांचने की एक कोशिश है। मैं जानता हूँ कि आप एक आदिल हुक्मरान हैं और बगैर किसी ठोस वजह के कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। बादशाह सुल्तान रहमान अपने वजीर की इस गैर मामूली फहम फरासत और अपनी वफादारी पर कामिल यकीन देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने फजलुर रहमान को उनकी दानिशमंदी और वफादारी के सिले में गिरान कदर इनामात से नवाजा और आइंदा के लिए उन पर अपना एतमाद और भी बढ़ा दिया। आखिरी सबक, बादशाह की अक्लमंदी। एक दिन जब बादशाह सुल्तान रहमान अपने वजीर फजलुर रहमान के साथ सल्तनत के उमूर पर तबादला ख्याल कर रहे थे तो उन्होंने अपने वजीर से एक जाती सवाल पूछा, फजलुर रहमान, मैंने तुम्हें हमेशा हर मुश्किल और पेचीदा सूरत हाल को इतनी आसानी और हिकमत से हल करते हुए देखा है। क्या कोई खास राज है जो तुम्हें इस कदर कामयाब बनाता है? मुझे बताओ कि तुम्हारी कामयाबी का असल राज क्या है? वजीर फजलुर रहमान ने निहायत आजिज़ी और दानाई से जवाब दिया, मेरे आली मर्तबत सुल्तान, मेरी कामयाबी का कोई एक राज नहीं बल्कि चंद असूल हैं जिन पर मैं हमेशा कारबंद रहने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमेशा सब्र से काम लेता हूँ। किसी भी मसले पर फौरी रद्द अमल देने की बजाय मैं ठहर कर उसके तमाम पहलुओं पर गौर करता हूँ। दूसरा अहम उसूल ये है कि मैं अपने गुस्से पर काबू रखता हूँ। गुस्सा अक्सर गलत फैसलों की तरफ ले जाता है। और तीसरा और सबसे अहम उसूल ये है कि मैं हर मसले को मुख्तलिफ जावियों से देखने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी राय पर ही इक्तफा नहीं करता बल्कि दूसरों के नुक्ता नजर को भी समझने की कोशिश करता हूँ। यही वो बुनियादी बातें हैं जो शायद मेरी कामयाबी का राज है। बादशाह सुल्तान रहमान ने अपने वजीर की इन कीमती बातों को दिल से लगा लिया। उस दिन से उन्होंने भी ये अहद किया कि वो भी हर मामले में सब्र, तहम्मुल और अक्ल दानिश से काम लेंगे और कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे।
उन्होंने महसूस किया कि एक अच्छे हुक्मरान के लिए न सिर्फ ताकत और अदल जरूरी है, बल्कि अक्ल, दानिश और बरामदेशी भी इतनी ही अहमियत रखती है। नतीजा, जहानत की कद्र और कीमत। इस दिलचस्प और सबक आमोज वाक़े से हमें ये अहम सबक मिलता है कि हकीकी जहानत सिर्फ किताबी इल्म या रस्मी तालीम का नाम नहीं, बल्कि ये अमली जिंदगी के पेचीदा मसाइल को हल करने की फितरी सलाहियत और फहम फरासत का जौहर है। वजीर फजल रहमान की अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और बरामदेशी ने न सिर्फ इन्हें बादशाह के दिल में एक खास मकाम दिलाया, बल्कि इनकी दानिशमंदाना सलाहों से पूरी सल्तनत ने तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हुई।